हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया है और हमारी जो सीरीज चल रही है वो इंडियन पॉलिटिकल थॉट के ऊपर चल रही है। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है बाल गंगाधर तिलक के ऊपर। तिलक का टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नेट में भी तिलक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और अभी रिसेंटली एमपी सेट का एग्जाम हुआ था। तो एमपी सेट के एग्जाम में भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जो है तिलक के ऊपर पूछे गए हैं। तो आपको तिलक के टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना है और तिलक के टॉपिक को लगभग हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम इनके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, इंट्रोडक्शन के साथ साथ इनके कुछ और आइडियाज, इनके बुक्स, इन सारी चीज़ों का स्टडी करेंगे। देन हम सेकेंड पार्ट में कुछ इनके जो नेशनलिज्म के ऊपर आइडियाज़ हैं उनको देखेंगे। फिर साथ के साथ हम वहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगा लेंगे, जिससे कि आपका ये टॉपिक कंप्लीटली एंड हो जाएगा और आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है, ना तो किसी कोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ। चलिए सामान्य परिचय देखते हैं या जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। इनका जन्म जो है 23 जुलाई 1856 को यानी 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ है। ठीक है। तिलक की रुचि जो थी ये गणित विषय में बहुत ज़्यादा थी। इनका इंटरेस्ट जो था पढ़ने लिखने में वो मैथ में था, लेकिन इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए यानी हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने लॉ को चुना, यानी कि कानून विषय को चुना। ठीक है। अब इनके सामने मजबूरी थी, इनका इंटरेस्ट तो गणित में था लेकिन इन्होंने जो विषय चुना वो कानून का विषय चुना। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि साहित्य, कला, विज्ञान ये सब हमारे देश में राष्ट्रवाद को, उपनिवेशवाद को समाप्त करने के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं होंगे जितना कि हम ब्रिटिश शासन के खिलाफ कानून की पढ़ाई करके हम जितना सफल साबित हो सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने अपने देश में राष्ट्रवाद को जगाने के लिए या फिर कानून व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए अपने विषय को कानून का विषय बनाया। ठीक है। अब देखिए रुचि जो उनकी थी गणित में है, लेकिन जब इन्होंने हायर एजुकेशन लिया तो वो लॉ के थ्रू लिया या कानून के थ्रू लिया। और इस पर तिलक कहते हैं कि मैं अपना जीवन अपने देश में नव जागरण के कार्य में लगाना चाहता हूं और मेरा विचार है कि इस कार्य के लिए साहित्य अथवा विज्ञान की किसी भी उपाधि की अपेक्षा जो है कानून का ज्ञान जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। तो ये कहते हैं कि हमारे देश में अगर पुनर्जागरण लाना है, नव जागरण लाना है, रेनेसा लाना है, तो हमें विज्ञान या साहित्य को छोड़ करके कानून के ज्ञान को अधिक से अधिक उपयोगी बनाना होगा या अधिक से अधिक इसका उपयोग हमें करना होगा, जिससे कि हम कानून व्यवस्था को भी एक तो समझ सके और दूसरा लोगों को भी जागरूक कर सकें। बोर्न ऑन 23 जुलाई 1856 इन अ रत्नागिरी ऑफ अ Konkan district of Maharashtra, Tilak was interested in mathematics but he chose law for a higher education. अब कभी कभी यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं कि तिलक ने अपने हायर एजुकेशन में किस विषय को महत्व दिया। तो इन्होंने लॉ को अपने हायर एजुकेशन में ऐड किया और लॉ को ऐड करने के बाद ये कहते हैं ऑन दिस तिलक सेड दैट आई वांट टू डिवोट माय लाइफ टू the work of Renaissance in my country and I think that for this work knowledge of law will be more useful than any degree in literature or science. तो ये कह रहे हैं कि अगर हमें अपने देश में रेनेसा लाना है, पुनर्जागरण लाना है, तो हमें जो है अपने ज्ञान में लॉ को ऐड करना पड़ेगा बजाय किसी लिटरेचर या साइंस की डिग्री के। तो इतना इन्होंने राष्ट्रवाद के लिए अपने इंटरेस्ट को इन्होंने छोड़ा, अपनी रुचि को इन्होंने त्याग दिया और इन्होंने इनकी जो रुचि गणित विषय में थी, मैथमेटिक्स में थी, उस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को इन्होंने इग्नोर किया और लॉ को इन्होंने अपने हायर एजुकेशन का पार्ट बनाया। फिर आगे ये कहते हैं कि कानून विषय चुनने के संबंध में तिलक ने कहा कि मैं एक ऐसे जीवन की कल्पना नहीं कर सकता जिसमें कि मुझे अंग्रेज शासकों के साथ संघर्ष ना करना पड़े। तो ये कह रहे हैं कि मेरा अगर जीवन हो तो मेरा जीवन ऐसा हो जिसमें मुझे अंग्रेज शासकों के साथ संघर्ष करना पड़े और मैं ऐसे जीवन की कल्पना नहीं करता कि जिसमें मुझे अंग्रेजों से संघर्ष ना करना पड़े। तो ये अंग्रेजों से संघर्ष करने में इंटरेस्टेड थे और इन्होंने कानून व्यवस्था को या कानून की विषय को अपने अध्ययन में ऐड किया। फिर 1880 में तिलक ने चिपलूकर, आगरकर तथा नामजोशी के साथ मिलकर पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की
स्थापना भी की। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि न्यू इंग्लिश स्कूल का संबंध किससे है। तो न्यू इंग्लिश स्कूल जो है वो तिलक ने अपने दोस्तों के साथ चिपलुकर, आगरकर और नामजोशी जो इनके दोस्त थे, इन दोस्तों के साथ मिलकर के इन्होंने पूना में एक न्यू इंग्लिश स्कूल की स्टैब्लिशमेंट की। Regarding choosing law as his subject, Tilak said, I cannot imagine a life in which I don't have to fight with the British rulers. In 1880, Tilak, along with the Chipulkar, Agarkar and Namjoshi founded the New English School in Pune. यह पूना। ठीक है, तो इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल जो स्टैब्लिश किया वो कहाँ पर किया, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बीपीएससी के लिए भी जा रहे हैं। तो आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को अपने नोट्स में ऐड करते जाइए कि न्यू इंग्लिश स्कूल जो है किससे रिलेटेड है। तो न्यू इंग्लिश स्कूल जो है ये तिलक से जुड़ा हुआ है और ये कहाँ पर है, तो पुणे में है। फिर 1881 में तिलक ने आगरकर के साथ मिलकर 2 साप्ताहिक पत्रों का प्रकाशन भी इन्होंने प्रारंभ किया। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं, नेट के पेपर में भी, सेट के एग्जाम में भी। तो इन्होंने 2 साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। मराठी भाषा में केसरी इन्होंने लॉन्च किया। ठीक है, मराठी भाषा में केसरी लॉन्च किया और अंग्रेजी भाषा में इन्होंने मराठा। ठीक है, 2 चीज ध्यान रखना कि मराठी भाषा में इन्होंने 2 पत्रिकाएं लॉन्च की, पहली बात तो केसरी और दूसरा है मराठा। ठीक है, केसरी जो है वो मराठी भाषा में है और मराठा जो है वो अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गलती यहीं से होती है, मराठा को आप मराठी भाषा में ऐड कर देते हैं और केसरी को आप इंग्लिश में ऐड कर देते, तो ये गलतियां आप कर देते हैं एग्जाम में। तो इसको ध्यान रखना है कि तिलक ने 2 साप्ताहिक पत्रिका लॉन्च की थी। इन दोनों पत्रिकाओं को पहले तो आपको नाम याद रखना है कि एक तो है केसरी, दूसरा है मराठा। ठीक है, मराठी भाषा में इन्होंने केसरी लॉन्च की और अंग्रेजी भाषा में इन्होंने मराठा पत्रिका को प्रकाशन किया, मराठा पत्रिका को लॉन्च किया। ठीक है, फिर 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी को दक्षिण शिक्षा समाज के नाम से भी हम जानते हैं, इसकी स्थापना इन्होंने की क्योंकि इनका उद्देश्य था कि दक्षिण भारत के लोगों में भी एजुकेशन, इन सब चीज़ों का प्रचार प्रसार बढ़े, जिससे कि दक्षिण भारत के लोग भी शिक्षित हो सके, उनके अंदर राष्ट्रवाद का विचार आगे बढ़ सके। In 1881, Tilak, along with the Agarkar, started publishing 2 weekly newspapers. ठीक है, केसरी जो मराठी लैंग्वेज में थी, ठीक है, फिर मराठा जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, ये चीज ध्यान रखना। In 1884, he founded डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है, इन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी को 1888 में स्टैब्लिशमेंट भी किया है, तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए आगे अपने दोस्त के साथ, आगरकर के साथ इनका मतभेद हो जाता है। मतभेद होने पर तिलक ने दक्षिण शिक्षा समाज से संबंध को अपना हटा लिया या संबंध को तोड़ दिया और केसरी और मराठा का पूरा कार्यभार जो है अपने हाथों में इन्होंने ले लिया। ठीक है, मराठा किस में लिखा गया है, इंग्लिश में, और केसरी जो है किस में लिखी गई है, मराठी में। ये चीज ध्यान रखना, जहां पे मराठा है वहां पे मराठी नहीं होगा, ध्यान रखना, जहां पे मराठा है वहां पे मराठी नहीं होगा, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। फिर ये 1885 में फार्ग्यूसन कॉलेज को इन्होंने खोल दिया। फिर आगे चल के 1889 में तिलक जो है कांग्रेस में शामिल हो जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है कि बाल गंगाधर तिलक जो है कांग्रेस में शामिल कब हुए। कांग्रेस का गठन जो है 1885 को होता है, 1885 को होता है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है 1885 में होता है। और 4 साल के बाद जो है तिलक जो है, लगभग 4 सालों के बाद, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कांग्रेस के गठन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बाद तिलक 4 वर्ष के बाद जो है तिलक कांग्रेस में शामिल हो गए, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। या फिर 1889 भी ईयर दे सकता है कि तिलक जो है कांग्रेस में कब शामिल हुए, तो 1889 में शामिल हुए। आपको दोनों तरीके से तैयार रखना है अपने आप को, एक एक बारीकियों को भी अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी पॉइंट्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं कि एग्जाम में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो टॉपर थे, मैंने वीडियो देखा, जो बीपीएससी का भी एग्जाम हुआ था, जो रिजल्ट भी सबका आ गया और ज्वाइनिंग भी हो गई,
जो टीआरई 2 में जिनका 5-5 10-10 नंबर कम था, जो फेल हुए थे, वो जाकर के टीआरई 3 में टॉपर बने हैं 80-80 नंबर ला करके। ठीक है, अगर आप यकीन मानिए जितना पढ़ाया जा रहा है आप इतना पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल साइंस में जो बीपीएससी एग्जाम, बीपीएससी का जो स्टैंडर्ड है, आप 80 में 80 करके आएंगे। ठीक है, अब जो जीएस करेंगे वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो आप टॉपर तो ऐसे ही बन जाएंगे। ड्यू टू डिफरेंसेस विद हिज फ्रेंड अगरकर, तिलक severed his ties with the Dakshin Shiksha Samaj and took over the entire responsibility of Kesari and Maratha. मराठा जो है इंग्लिश में लिखा गया है, इंग्लिश की पत्रिका थी, और केसरी जो है ये मराठी की है। ठीक है, ये ध्यान रखना, केसरी जो है ये मराठी की है और मराठा जो है वो इंग्लिश में लिखा गया। फॉर्ग्यूसन कॉलेज वाज ओपनड इन 1885। फिर ये आगे चल के 1885 में फॉर्ग्यूसन कॉलेज भी खोला जाता है। फिर 1889 में तिलक ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट के बाद, कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट जो है 1885 में होता है और इसके 4 साल के बाद, लगभग 4 इयर्स के बाद ये कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए, चाहे आप कैसे भी पढ़ते हो, आपका क्या तरीका है, मेरा जो मानना है, जो अब तक मैंने 12-13 बार नेट क्लियर किया है, जेआरएफ क्लियर किया, उसमें मेरा एक ओपिनियन ये रहा है कि मेरा स्ट्रेटजी रहा है कि मैं हमेशा चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस होके याद करने की कोशिश नहीं करता हूँ कभी भी। ठीक है, मैंने कभी किया याद करने की कोशिश की बहुत ज़्यादा, और ना ही आज भी मैं कभी भी बहुत ज़्यादा याद करने की कोशिश करता हूँ। मैं चीज़ों को समझने का प्रयास करता हूँ बस। नहीं तो आप बहुत लोग होते हैं कि रटने का प्रयास करते हैं, तो रटने में चीज़ें भूल जाती हैं, है ना। तो आप समझ लेंगे तो आप समझ करके क्वेश्चन को इजीली सही कर पाएंगे। फिर आगे तिलक का स्टेटमेंट है कि कांग्रेस ने एक बड़ा गंभीर कार्य अपने हाथ में ले लिया है, जिसे आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता की भावना के साथ पूरा किया जा सकता है। तो कांग्रेस ने कौन सा एक बड़ा गंभीर कार्य अपने हाथ में लिया? तो कांग्रेस का एक तो 1885 में गठन जो है, यही एक बड़ा गंभीर कार्य था। फिर इस गठन के बाद कांग्रेस का जो संगठन बना, अब कांग्रेस का उद्देश्य क्या है कि राष्ट्र को आजादी दिलाना है, देश को मुक्त करना है, देश को स्वराज की प्राप्ति करवानी है। और इस स्वराज की प्राप्ति में तिलक ने कहा कि कांग्रेस ने एक बड़ा बीड़ा उठाया है, एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लिया है। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में तिलक ने कहा कि मैं भी अपना साथ दूंगा। और 19 दिसंबर या 19 दिसंबर 1893 को तिलक ने केसरी में घोषणा की कि भारत में अंग्रेज नौकरशाही से अनुनय विनय करके हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा प्रयास करना तो पत्थर की दीवार से सिर टकराने के समान है। एक चीज आपको और समझना है कि जो तिलक हैं, ठीक है, तिलक जो है उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक हैं, उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक हैं, रेडिकल नेशनलिज्म के ये सपोर्टर हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि उग्र राष्ट्रवादी विचारक कौन कौन से थे, तो उसमें आता है नाम लाल, बाल और पाल। ठीक है, लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब है विपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो ये 3 लोग ऐसे हैं जो उग्रवादी कैटेगरी में इनको बहुत ज्यादा लोकप्रियता मिली है, बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी, या इनको बहुत ही फेमस रेडिकल लीडर के रूप में जाना जाता है। तो अब ये कह रहे हैं कि देखिए, अब बाल गंगाधर तिलक जो हैं रेडिकल लीडर हैं, ठीक है, उग्र राष्ट्रवादी हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमें, जो उग्र राष्ट्रवादी होता है वो कभी भी आदर्शवादी सिद्धांतों का पालन नहीं करता, वो कभी भी अनुनय विनय, कानून का सहारा, ये लोग हमेशा आक्रामकता या हिंसा, इन सारी चीजों को बढ़ावा देते हैं। ये अनुनय विनय में विश्वास नहीं करते, ये दया भावना या इस तरीके की चीजों में ये बिलीव नहीं करते। ये हमेशा कार्ल मार्क्स के हिंसात्मक तरीकों में विश्वास करते हैं और लड़ झगड़ कर राष्ट्रवाद को लाने का प्रयास ये हमेशा करते हैं। Tilak said that the Congress has taken upon itself a very serious task which can be accomplished only with the spirit of a self-confidence and a self-reliance। तो अब कह रहे हैं तिलक की कि कांग्रेस ने एक बहुत ही सीरियस टास्क को अपने सर पर लिया है और इस टास्क को हमें कंप्लीट कराना होगा, और इसीलिए ये भी क्या करते हैं, कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। ऑन 19 दिसंबर 1893 तिलक डिक्लेयर्ड इन केसरी दैट we cannot achieve anything by cajoling with the British bureaucracy in India to try to do so like
बैंगिंग वंस हैंड अगेंस्ट स्टोन वॉल। अब ये कह रहे हैं कि हमें कुछ भी अचीव नहीं होगा अगर हम जो है कैजोलिंग करेंगे या उससे रिक्वेस्ट करेंगे ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी से, तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। ये तो वही काम होगा कि हम दीवार पर अपना सर मारते रहें जिससे कि दीवार को कोई नुकसान नहीं होता। वैसे ही अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो है अनुनय विनय करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें आज़ादी दे दो, तो ब्रिटिश सरकार हमारी कोई बात सुनने वाली नहीं है। तो इन्होंने कहा कि ब्रिटिश राष्ट्रवाद के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हमें क्या करना पड़ेगा, क्रांति करनी पड़ेगी, और ये उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक माने जाते हैं। फिर आगे देखिए 1895 और 1897 में 2 बार तिलक बंबई विधान परिषद के सदस्य भी चुने गए थे। तो आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको हाईलाइट करके दे दिया गया है, बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये बंबई विधान परिषद से 2 बार ये चुने भी गए सदस्य। फिर तिलक कार्लायल और इमर्शन की इस धारणा से पूर्णतः सहमत थे कि जो राष्ट्र अपने नायकों का सम्मान नहीं जानता वह जीवित नहीं रह सकता है। तो अब ये कह रहे हैं तिलक भी कि जो राष्ट्रवादी, जो देश के नायक हैं, जो राष्ट्र के हीरो हैं, उनका सम्मान करना चाहिए जनता को, और जो व्यक्ति अपने राष्ट्र के नायकों का सम्मान नहीं करेगा वह राष्ट्र भी जीवित नहीं रहेगा। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे देश के नायक हैं, जो हमारे देश के हीरो हैं, उनको हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर रिस्पेक्ट उनको नहीं मिलेगा तो वो आगे नहीं आएंगे। उनको रिस्पेक्ट चाहिए, भाई कोई अपना बलिदान दे रहा है, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं, तो अगर आप उनका ही बाइकआउट करेंगे तो उनका जो मोटिवेशन है, जो उनका एक तरीके से समर्पण है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं टूट जाएगा। तो जरूरी है कि अपने राष्ट्र के नायकों को, अपने राष्ट्र के हीरोज को हमें रिस्पेक्ट देना है, और रिस्पेक्ट देंगे तभी वो और बेहतर तरीके से अपने राष्ट्र को आगे ले जा पाएंगे। इस दृष्टि से तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव तथा 1895 में शिवाजी उत्सव का शुरू किया इन्होंने। अब देखिए गणपति उत्सव क्यों शुरू करते हैं। गणपति उत्सव का संबंध भी किससे है, हिंदुत्व से है। शिवाजी उत्सव क्या है, शिवाजी जो थे हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थक थे, हिंदू राष्ट्र के मसीहा के रूप में शिवाजी को देखा जाता है। तो अब इन्होंने हिंदुत्व की भावना जो है बहुत ही बेहतर तरीके से जगाने के लिए भारत में एक तो गणपति उत्सव का समर्थन किया, दूसरा फिर इन्होंने शिवाजी उत्सव भी शुरू किया। तो अब ये चाह रहे हैं कि हिंदुओं के अंदर, यहाँ पर इनका उद्देश्य ये नहीं था कि जो मुसलमान है वो हिंदू नहीं है, ये इनका कहने का मतलब है कि जितने भी भारत के लोग हैं वो सब क्या हैं, वो सभी हिंदू हैं, ठीक है। तो अब इस दृष्टि से इन्होंने क्या किया, 1893 में गणपति उत्सव स्टार्ट किया, और 1895 में 2 साल के बाद लगभग इन्होंने शिवाजी उत्सव भी शुरू किया। तो ये हिंदू राष्ट्र को बढ़ाने में या हिंदुत्व की धारणा को आगे बढ़ाने में बिलीव करते हैं। तिलक was elected member of a Bombay Legislative Council twice in 1895 and 1897. Tilak completely agreed with the Carlyle and Emerson's belief that a nation which does not know how to respect its heroes cannot survive. तो ये इमर्सन और कार्लाइल के बिलीव में इनका बिलीव है, और कहते हैं कि जो भी अपने नेशंस के हीरोज को सपोर्ट नहीं करता वह स्टेट भी, वह नेशंस भी कभी भी अपने आप को सर्वाइव नहीं रख पाएगा। विद दिस व्यू तिलक स्टार्टेड गणपति उत्सव 1893 एंड शिवाजी उत्सव 1895। अब ये देखिए राष्ट्रवाद को जीवित करने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना को, नेशनलिज्म की जो भावना है, नेशनलिज्म का जो रिस्पेक्ट है, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये क्या करते हैं, गणपति उत्सव एंड शिवाजी उत्सव की ये शुरुआत करते हैं। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाने के लिए गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव की भी शुरुआत की। तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे तो एग्जाम में आपके लिए बहुत ज्यादा चीजें इजी हो जाएंगी। चलिए फिर आगे 1896 में पश्चिमी भारत में भीषण अकाल आया। तब तिलक ने पूना की जो सार्वजनिक सभा के द्वारा जनता की उचित मांगों को सरकार तक पहुंचाया, ठीक है। अब होता है क्या कि 1896 में पश्चिमी भारत में बहुत ज़्यादा फेमाइन आ जाता है, अकाल पड़ जाता है। तब तिलक ने क्या किया, जो पूना की जो सार्वजनिक सभा थी, इस सभा के माध्यम से जनता की आवाज़ को जो है सरकार तक पहुंचाने का काम किया। फिर 1897 में बंबई में भीषण प्लेग फैल गया।
तब प्लेग के कमिश्नर जो थे रैंड और उनके सहायकों ने प्लेग की रोकथाम के लिए दमनकारी उपाय अपनाए। तब तिलक ने अपने पत्रों में उनकी कड़ी आलोचना भी की। ठीक है। इन 1896 सीवियर फेमाइन स्ट्रक Western India. Tilak raised the just demands of the people to the government through a public meeting in Pune. In 1897, a severe plague spread in Bombay when plague commissioner Rand and his assistant adopted preventive measures to prevent the plague. Tilak strongly criticized them in his letters. ठीक है। अब देखो तिलक कमिश्नर जो रैंड हैं और उनके जो सहायक अधिकारी हैं, इन्होंने प्लेग को रोकने के लिए बंबई में तो जो काम किया, लेकिन फिर भी तिलक ने इनकी कड़ी आलोचना की, क्योंकि इन्होंने जो कार्यक्रम अपनाया, जो इन्होंने रोकथाम अपनाई, प्रिवेंटिव जो एक्शन लिया, वो काफ़ी लेट इन्होंने लिया, क्योंकि इनको सारी चीज़ें पता थी। जब तक जनता की मांग नहीं आई, जब तक जनता ने आवाज़ नहीं उठाई, तब तक इन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की। इसलिए तिलक ने अपने मैगजीन में, अपनी पत्रिकाओं में इनकी आलोचना की है। फिर 22 जून 1897 में दामोदर चापेकर ने रैंड और आर्थर्ट की हत्या कर दी। तब तिलक पर युवकों को हत्या के लिए भड़काने का आरोप लगाया गया तथा 18 माह का कठोर कारावास भी तिलक को दिया गया। अब देखिए, जो बंबई प्लेग के अधिकारी थे रैंड, अब इनकी हत्या भी कर दी गई, क्योंकि लोग इनसे नाराज हो गए थे। इन्होंने जो प्रिवेंटिव एक्शन लिया वो बहुत लेट लिया, जिसकी वजह से लोगों ने नाराज होकर के इनकी हत्या कर दी। ठीक है, लोगों ने बल्कि दामोदर चापेकर ने इनकी हत्या कर दी। अब ऐसा कहा गया, अधिकारियों, ब्रिटिश अधिकारियों ने ऐसा आरोप लगाया कि तिलक ने जो है दामोदर चापेकर को भड़काया, और दामोदर चापेकर ने क्या किया, रैंड की हत्या कर दी, जिसकी वजह से इनको, तिलक को 18 माह का कठोर कारावास भी दिया गया। तो इस तरीके से राजनीतिक कार्यों के लिए जेल जाने वाले ये तिलक पहले व्यक्ति बनते हैं। ठीक है। अब पॉलिटिकल वर्क के लिए इनको पहली बार, या राजनीतिक कार्यों के लिए इनको पहली बार जेल जाने वाला व्यक्ति घोषित किया गया, या पहली बार जेल जाने वाले व्यक्ति ऐसे बनते हैं। तिलक ही प्रथम व्यक्ति थे जिन पर राजद्रोह का अभियोग भी लगाया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देशद्रोह के मामले में भी इनको पहली बार ही इनके ऊपर आरोप लगता है। ऑन 22 जून 1897 दामोदर चापेकर murdered Rand and authors. Then Tilak was accused of inciting the youth to murder and was sentenced to 18th month rigorous and imprisonment. Tilak was the first person to be jailed for a political activities. तो तिलक ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है, ऐसे पहले पर्सन हैं जिनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए पहली बार जेल भेजा गया। तिलक was the first person who was accused of a treason. अब आगे आता है टाइम 1905 और 1908 का। ठीक है, 1905 में क्या होता है, बंगाल विभाजन होता है, और 1907 में क्या होता है, 1907 में सूरत का अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और इस सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है। एक तरफ नरम दल हो जाता है, दूसरी तरफ होता है गरम दल। ठीक है, एक तरफ रेडिकल पार्टी बन जाती है, दूसरी तरफ लिबरल पार्टीज, तो ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो 1905, एक सेकेंड में आपको यहां से थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। - 1905 से लेकर 1908 तक तिलक ने जो कार्य किए उससे अंग्रेज नौकरशाही डर गई थी, क्योंकि तिलक ने 1905 से लेकर 1908 तक ऐसे राष्ट्रवादी कार्य किए जो अंग्रेजों को भयभीत कर रही थी। जून 1908 बंबई के तत्कालीन गवर्नर सिडनेहम ने मार्ले उस समय, मार्ले मिंटो आपने सुना होगा, मार्ले उस समय भारत के तत्कालीन सचिव थे, तत्कालीन भारत के उस समय सचिव थे। मार्ले से कहा कि बंबई सरकार के सामने एक ही प्रश्न था कि दक्षिण भारत में तिलक का शासन रहेगा या अंग्रेजी सरकार का। तो तिलक की योजनाओं से, तिलक के कार्यक्रमों से, तिलक की रणनीतियों से अंग्रेजी सरकार या अंग्रेजी या ब्रिटिश नौकरशाही इतनी ज्यादा डर गई थी कि ब्रिटिश नौकरशाही यहां तक कहने लगी कि दक्षिण भारत में ब्रिटिश सरकार शासन चलाएगी या जो है तिलक का खुद का स्वराज चलेगा। ठीक है, फिर 1908 में तिलक की एक बार फिर 6 वर्ष की जेल हो गई।
इस प्रकार तिलक 2 बार जेल जाने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। The British bureaucracy was scared of the work done by Tilak from 1905 to 1908. In June 1908, then the governor of Bombay, Sydenham, told Marley that there was only one question before the Bombay government, whether South India would be ruled by Tilak or a British government. In 1908, Tilak was again sentenced to 6 years in the prison. Thus Tilak went to jail twice. इस तरीके से तिलक को 2 बार या ट्वाइस जेल भेजा जाता है। फिर 1908 में मुजफ्फरनगर बम कांड, जिसमें खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, है ना। हालांकि ये सब इतिहास का विषय है, पॉलिटिकल साइंस का नहीं है, लेकिन आप तिलक को पढ़ते हैं तो तिलक जो है वो पॉलिटिकल साइंस से कम और ऐतिहासिक सब्जेक्ट्स हो या इतिहास के विषय से ज़्यादा जोड़कर उनको देखा जाता है। लेकिन 1908 में मुजफ्फरनगर बम कांड, जिसमें खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, इनके बम कांड के दोषियों को देशभक्ति की प्रशंसा जो है तिलक ने अपनी पत्रिका केसरी में की है। सरकार ने इसलिए मुद्दा चलाकर 6 वर्ष का कारावास देकर तिलक को निर्वासित कर मांडले जेल कहां पर है? बर्मा में है। और जब इन्होंने केसरी में मुजफ्फरनगर बम कांड के दोषियों को जब फांसी दी गई तो इन दोषियों की जो है प्रशंसा की, इन दोषियों को तिलक ने देशभक्त की प्रशंसा करते हुए इनको देशभक्त कहा। और इस पर जो है ब्रिटिश सरकार तिलक से नाराज हो गई और तिलक के ऊपर मुकदमा चला दिया और मुकदमा चलाकर मांडले जेल यानी कि बर्मा में इनको भेज दिया और 6 वर्ष का कारावास इनको दे दिया गया। ये 1908 से लेकर 1914 तक फिर जेल में रहते हैं। In 1908, Tilak praised the patriotism of the culprits of the Muzaffarnagar bomb case in which Khudiram Bose was hanged in Kesri. The government therefore raised the issues and sentences Tilak to 6 years imprisonment and deported him to Mandle jail, जो कि बर्मा में है। He remained in a jail from 1908 to 1914। फिर आगे देखिए, मांडले कारावास के दौरान उन्होंने दार्शनिक एवं नीति शास्त्रात्मक ग्रंथ गीता रहस्य लिखा, जो 1915 में प्रकाशित हुआ, है ना। गीता रहस्य इनकी क्या है? एक नीति शास्त्र के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। अब गीता रहस्य इन्होंने कहाँ लिखा? तो मांडले जेल के दौरान जब इनको सजा हुई थी, ठीक है, तो इस 6 वर्ष के बीच में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, गीता रहस्य। अब गीता रहस्य में इनके दार्शनिक विचार और नीति शास्त्रात्मक विचार भी दिखाई पड़ते हैं। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि गीता रहस्य जो पुस्तक लिखी गई है तिलक की, ये कहां पर तिलक ने लिखा? तो ये इन्होंने मांडले जेल में लिखा। और गीता रहस्य में जो है तिलक के दार्शनिक विचार भी दिखाई पड़ते हैं। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि तिलक के दार्शनिक विचार आपको किस पुस्तक में दिखाई पड़ते हैं? तो गीता रहस्य में नीति शास्त्रात्मक दार्शनिक विचार आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। देखिए, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं सॉरी, सारे पॉइंट्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप किसी भी पॉइंट्स को आप इग्नोर मत कीजिए, है ना। और जो मैंने ऐड किए पॉइंट्स बार बार चीज़ों को पढ़ने के बाद, चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही ऐड किया है, जिससे कि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो पढ़ने में और आपको भी फालतू की चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें ना पढ़नी पड़े और मुझे भी कोई ऐसी फालतू चीज़ ना पढ़ानी पड़े जो एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो। तो इस पर काम करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है, क्योंकि बुक्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझाने के तौर तरीके से लिखी गई होती हैं, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें चीज़ों को रिवाइज करना है, हमें चीज़ों को समझने के लिए टू द पॉइंट आना है, ठीक है। हमें कहानियों के माध्यम से चीज़ों को नहीं समझना है यहाँ पर। फिर 1916 में 1916 में एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग की इन्होंने स्थापना भी की है। ये एमपी सेट के पेपर में आया हुआ है, जिन्होंने एमपी सेट का पेपर दिया था, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है कि होम रूल लीग जो है वो तिलक ने एनी बेसेंट के साथ मिलकर के 1916 में बनाया था। अब देखिए 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस की फूट हो जाती है, कांग्रेस में एक नरम दल बन जाता है, दूसरा गरम दल, ठीक है। कांग्रेस की फूट के बाद
एनी बेसेंट के प्रयासों से फिर 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन के दौरान तिलक जो है ये कांग्रेस में फिर शामिल होते हैं दोबारा से। और 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन होता है, इस लखनऊ अधिवेशन में जो है नरम दल और गरम दल दोनों फिर एक साथ आ जाते हैं। ड्यूरिंग हिज मांडले प्रिजनमेंट he wrote a philosophical and ethical treatise गीता रहस्य which was published in 1915। ठीक है, तो गीता रहस्य इनका फिलोसफिकल एंड इथिकल बुक है जो कि इन्होंने मांडले जेल में लिखा था और ये 1915 में पब्लिश्ड भी हुआ। और 1916 में ही फाउंडेड दैट द होम रूल लीग अलोंग विद द एनी बेसेंट। अब इन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर के 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की, एस्टैब्लिशमेंट किया। आफ्टर द स्प्लिट इन द कांग्रेस में स्प्लिट हो जाता है। कांग्रेस में दो पार्ट बन जाते हैं, एक मॉडरेट पार्ट, दूसरा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। ठीक है, तो दो ग्रुप बनते हैं एट द सूरत सेशन ऑफ 1907। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कांग्रेस का जो स्प्लिट होता है, कांग्रेस का जो डिवीजन होता है मॉडरेट में और एक्सट्रीमिस्ट में, वो कांग्रेस के किस सेशन में होता है? तो वो सूरत अधिवेशन या सूरत सेशन 1907 में होता है। ठीक है, he joined the Congress at the Lucknow session in 1916 due to the effort of एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट के एफर्ट के बाद ये 1916 में लखनऊ के अधिवेशन को ये तिलक ज्वाइन कर लेते हैं। लखनऊ अधिवेशन के दौरान तिलक कांग्रेस व मुस्लिम लीग के लिए एक लखनऊ पैक्ट जो 1916 में करवाया गया था, जिसका सुप्रसिद्ध नारा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये तिलक का बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है जो कि लखनऊ अधिवेशन के दौरान लखनऊ समझौते में तिलक ने दिया था। ठीक है, अब लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है कि लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को एक साथ ला दिया और इसी लखनऊ अधिवेशन में या इसी लखनऊ समझौते में क्या होता है कि एक नारा दिया जाता है, एक स्लोगन दिया जाता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ये फेमस स्लोगन है, इसलिए एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता। ये पूछा जाता है कि जो ये स्लोगन दिया गया वो कब दिया गया, तो वो लखनऊ समझौते में या लखनऊ पैक्ट में दिया गया 1916 में। फिर 1918 में सर्वसहमति से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, तिलक को 1918 में सभी लोगों ने कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिया सर्वसहमति से। शिरोल केस के सिलसिले में इंग्लैंड जाने के कारण ये जो है कांग्रेस का पद ग्रहण नहीं कर पाते हैं तथा इंग्लैंड में लेबर पार्टी के साथ इन्होंने अपना संबंध या संपर्क स्थापित किया। इंग्लैंड में लेबर पार्टी के साथ इनके संबंध बहुत अच्छे थे और ये लेबर पार्टी के माध्यम से भारत में आज़ादी दिलवाना चाहते थे, स्वराज दिलाना चाहते थे। और इन्होंने 1918 में जो इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और ये अध्यक्ष बनते तो हैं लेकिन ये पद ग्रहण नहीं करते क्योंकि इनको जो है शिरोल के केस में उस सिलसिले में इनको इंग्लैंड जाना पड़ा, जिसकी वजह से ये जो है वो गद्दी या वो पद ग्रहण नहीं कर पाते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष का। ड्यूरिंग द लखनऊ सेशन तिलक साइंड द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। ठीक है, तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि लखनऊ पैक्ट किसके किसके बीच साइन किया गया, तो लखनऊ समझौता जो हुआ है वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच हुआ है। और इस लखनऊ पैक्ट में क्या स्लोगन दिया गया, फेमस स्लोगन किसने दिया, तो इस लखनऊ पैक्ट में तिलक ने एक फेमस स्लोगन दिया, स्वराज इज माई बर्थ राइट आई शैल हैव इट। ठीक है, अब 1918 में 1918 में ही वॉज unanimously elected president of the Congress but did not take office due to his visit to England in the connection with the Cyril case and establish contact with the Labour Party in England। ये सिरोल केस के कनेक्शन के थ्रू जो इंग्लैंड में जाना पड़ता है इनको, इस वजह से ये जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो इनको बिना किसी विरोध के, बिना किसी अपोनेंट को तो इनको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, लेकिन ये पोस्ट को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ शिरोल केस। ठीक है, फिर 1919 में अमृतसर में कांग्रेस अधिवेशन से लौटकर 1920 में लोकतांत्रिक स्वराज दल का गठन इन्होंने कर दिया। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने यहाँ पर रेड एंड बोल्ड करके लिखा हुआ। ठीक है,
1919 में कांग्रेस का अमृतसर में अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन से आने के बाद ये 1920 में तिलक ने लोकतांत्रिक स्वराज दल का गठन किया और 1920 में इनका तिलक का निधन भी हो जाता है। तिलक आधुनिक भारत के हरक्यूलिस तथा प्रोमेथियस भी कहे जाते हैं, यानी कि ये ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे, ऐसे राष्ट्रवादी हीरो थे जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना हर व्यक्ति के अंदर, हर राष्ट्र के एक एक नागरिकों के अंदर भरने का पूरा प्रयास किया। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द अमृतसर कांग्रेस सेशन इन 1919 he formed the democratic स्वराज पार्टी in 1920। ठीक है, इंग्लिश में रेड नहीं किया गया, यहाँ पे रेड कर दिया जाएगा। तिलक डाइड इन 1920। तिलक वॉज हरक्यूलिस एंड प्रोमेथस ऑफ अ मॉडर्न इंडिया। तो इनको हम मॉडर्न इंडिया के हरकुलिस और प्रोमेथस के रूप में देख सकते हैं। वे उग्र राष्ट्रवाद के जनक थे। ही वॉज अ फादर ऑफ अ रेडिकल नेशनलिज्म। अब तिलक में राजनीतिक यथार्थवाद की सूझबूझ तथा विशाल बौद्धिक आदर्शवाद का मिश्रण पाया जाता है। तो तिलक के जो विचार हैं, तिलक का जो आइडिया है, उसमें आपको यथार्थवाद की सूझबूझ भी दिखाई पड़ेगी और साथ में बौद्धिक आदर्शवाद का भी मिश्रण दिखाई पड़ेगा। यानी कि तिलक का जो राष्ट्रवाद या तिलक का जो राजनीतिक विचार है, उसमें आपको आदर्शवाद के साथ साथ यथार्थवाद का मिश्रण भी दिखाई पड़ेगा। फिर आगे चल के वेलेंटाइन शिरोल, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जो इंपॉर्टेंट है, द इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। द इंडियन अनरेस्ट में इन्होंने तिलक को क्या बताया कि भारतीय अशांति का जनक है तिलक। ठीक है, कभी कभी ये पीजीटी के एग्जाम में या टीजीटी के एग्जाम में आप बैठते हैं तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, या फिर बड़े क्वेश्चंस भी एमपी सेट या अदर सेट के एग्जाम में, नेट के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पुट कर दिए जाते हैं। तो वेलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। तिलक ने इस संदर्भ में शिरोल के खिलाफ क्या कर दिया, इंग्लैंड में मानहानि का दर्जा या मानहानि का केस दर्ज कर दिया। लेकिन केस तिलक हार जाते हैं क्योंकि ब्रिटिश सरकार में कोई भी भारतीय केस कभी भी नहीं जीत सकता, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के जो केस होते थे, कोई भी केस आप दर्ज करो, ब्रिटिश सरकार अपने ही अधिकारियों का बचाव करती थी और इंडियन जो नागरिक थे, इंडियन जो दूसरे व्यक्ति थे इंडियन के, उनके खिलाफ कोई भी जो है एक्शन उनके फेवर में नहीं लिया जाता, बल्कि उनके ही अगेंस्ट में सारे एक्शन लिया जाते थे। तिलक हैड कॉम्बिनेशन ऑफ अ पॉलिटिकल रियलिज्म एंड इमेंस इंटेलेक्चुअल आइडियलिज्म। वेलेंटाइन शिरोल इन हिज बुक द इंडियन अनरेस्ट हैज कॉल्ड तिलक द फादर ऑफ अ इंडियन अनरेस्ट। Tilak had also filed a defamation suit against Shirol and in England in this context but lost the case। ठीक है, अब जो वेलेंटाइन शिरोल ने जो इनको इंडियन अनरेस्ट कहा है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, तो इसके बदले में जो है ये डिफेमेशन का केस जो है पुट करते हैं ब्रिटिश कोर्ट में इंग्लैंड में, लेकिन इनको कोई फायदा नहीं मिलता, ये केस को लॉस्ट कर देते हैं। बिकॉज पता है आपको सभी को कि भारतीय जो नागरिक थे, भारतीयों के खिलाफ कभी भी ब्रिटिश सरकार ने अपनी सहानुभूति नहीं दिखाई, कभी भी भारतीयों के फेवर में कोई भी केस या कोई भी फेवर उन्होंने अपना व्यक्त नहीं किया। ठीक है, हमेशा ही उन्होंने पक्षपात किया, हमेशा उन्होंने बायसनेस दिखाया ब्रिटिश के प्रति। तो इस संदर्भ में तिलक को जो है यहाँ पर केस में जो है इनको हार मिलती है। व्यापक जन स्वीकृति व वैधता के कारण तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि तिलक को लोकमान्य की उपाधि क्यों दी गई। ठीक है, सामाजिक कार्य के कारण, राष्ट्रवाद के कार्य के कारण, ठीक है, या फिर किसी अन्य के कारण, या फिर व्यापक जन स्वीकृति के कारण। ठीक है, तो व्यापक जन स्वीकृति, लोगों को बहुत बड़े स्तर पर लोगों ने इनका समर्थन किया। ठीक है, और लोगों की बहुत बड़े स्तर पर इनकी स्वीकृति थी, जिस कारण से इनको लोकमान्य कहा जाता है। लोकमान्य का मतलब है, लोक का मतलब है जनता, जनता की मान्यता के कारण इनको जो है लोकमान्य कहा गया। फिर आगे चल के आरसी मजूमदार ने अपनी पुस्तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, इन्होंने एक बुक लिखी। इस बुक में इन्होंने लिखा कि अपने देश प्रेम तथा अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य कहलाए जाने लगे तथा उनकी देवता के समान पूजा होने लगी। तो ये आरसी मजूमदार का स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को भी आप ध्यान रखेंगे। ड्यू टू वाइड पब्लिक एक्सेप्टेंस एंड लेजिटिमेसी तिलक इज कॉल्ड लोकमान्य। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा बाद में।
अभी इसको फिलहाल आप अपने नोट्स में जरूर ऐड कीजिएगा। आर.सी. मजूमदार wrote in his book History of India's Freedom Struggle that as a result of his patriotism and tireless effort, Bal Gangadhar Tilak came to be known as the Lokmanya and he started being worshipped like a god. अब आगे देखिए, महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारे समय में किसी भी व्यक्ति का जनता पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना तिलक का। स्वराज के संदेश का किसी ने इतने आग्रह से प्रचार नहीं किया जितना लोकमान्य ने किया। तो ये गांधी का स्टेटमेंट है। गांधी जी के स्टेटमेंट को भी आपको अच्छे से समझते हुए चलना है, पढ़ते हुए चलना है। नोट, तिलक व गांधी जी के बीच ब्रिटिश प्रतिरोध के तरीकों को लेकर मतभेद था। तिलक जहां निष्क्रिय प्रतिरोध के समर्थक थे, तो वहीं पर गांधी जी जो थे ब्रिटिश सरकार के विरोध में तो वो भी थे, लेकिन उन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से विरोध करने का समर्थन किया। तो वहीं पर तिलक ने ब्रिटिश सरकार का विरोध जो किया वो निष्क्रिय प्रतिरोध के माध्यम से, लेकिन गांधी ने सत्याग्रह के माध्यम से। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बनेगा, जो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो यहाँ पर इस चीज को भी मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा अपने क्वेश्चन में, जिससे कि आपको टॉपिक तो याद हो, साथ के साथ क्वेश्चन भी आपका तैयार होता चले। महात्मा गांधी, नो पर्सन इन आवर टाइम्स हैज हैड अ मच इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल एज अ तिलक, नो वन हैज प्रोपोगेट द मैसेज ऑफ अ स्वराज विद द एज मच विगर एज अ लोकमान्य। अब गांधी कहते हैं कि कोई भी हमारे टाइम में इतना इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर नहीं जमा पाया जितना कि तिलक ने जमाया, एंड किसी ने भी इतना ज्यादा जो है स्वराज का प्रोपोगेंडा नहीं फैलाया जितना कि लोकमान्य तिलक ने किया। नोट, तिलक एंड गांधी हैड डिफरेंसेस ओवर द मेथड ऑफ अ रेसिस्टेंस टू ब्रिटिश, while Tilak was in favor of a passive resistance, गांधी was in favor of a सत्याग्रह। ठीक है, दोनों ने विरोध किया है, लेकिन दोनों के विरोध के तरीके क्या हैं, अलग अलग हैं। जहां पर तिलक ने पैसिव रेसिस्टेंस को अपनाया है, तो गांधी ने सत्याग्रह को अपनाया है। हालांकि दोनों ने क्या किया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध किया है। गांधी जी ने अगस्त 1921 में असहयोग आंदोलन के संचालन में आर्थिक सहयोग लेने हेतु तिलक की प्रथम पुण्यतिथि पर जो है 1920 में इनकी डेथ हो जाती है तिलक की, तो 1921 में इन्होंने एक साल के बाद पहली जब इनकी पुण्यतिथि आती है तिलक की, तो उस पहली पुण्यतिथि पर तिलक स्वराज फंड की गांधी जी ने स्थापना कर दी। ये चीज ध्यान रखना, तिलक स्वराज फंड की स्थापना किसने की, तो गांधी जी ने की। कब, 1921 में। किस लिए की, असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। असहयोग आंदोलन में आर्थिक सहायता कहां से मिले, तो तिलक स्वराज फंड की स्थापना की, क्योंकि तिलक को बहुत ही बड़े स्तर पर मान्यता थी, लोगों का विश्वास था तिलक के अंदर, और लोगों ने तिलक को लोकमान्य की उपाधि भी दी। ठीक है, और इस वजह से गांधी जी ने तिलक के नाम से एक तिलक स्वराज फंड की स्टैब्लिशमेंट की। तिलक ने 1920 में भाषाई आधार पर, यह भी इंपॉर्टेंट है, तिलक ने 1920 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विचार भी दिया, जो 1956 में फजल अली आयोग की रिपोर्ट के बाद भी संभव हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है, तिलक के विचार जो थे भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में भी दिए गए हैं, जो आगे चल के आजादी के बाद 1956 में फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में जो आयोग बनाया जाता है, जब इनकी रिपोर्ट 1956 में आती है, तो उस रिपोर्ट के बाद इनके विचारों में और पॉपुलैरिटी आती है कि गांधी जी established the Tilak Swaraj Fund in August 1921 on the first death anniversary of a Tilak to get financial support in running the non-cooperation movement। अब non-cooperation movement को आगे बढ़ाने के लिए, फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए गांधी जी ने क्या किया, तिलक स्वराज फंड की स्टैब्लिशमेंट की। कब किया, 1921 में किया। क्यों किया, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आगे चलाना था। ठीक है, अब तिलक के नाम से ही क्यों किया, क्योंकि तिलक को लोगों के अंदर या भारतीय जनता में ज्यादा पॉपुलैरिटी थी, लोगों का तिलक के प्रति ज्यादा सहानुभूति था, इसलिए गांधी जी ने तिलक के नाम से स्वराज फंड की स्थापना कर दी, तिलक स्वराज फंड। ठीक है, तिलक गेव द आइडिया ऑफ रिकॉग्नाइजिंग स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस in 1920 which became the possible after the report of फजल अली कमीशन in 1956। तो ये भी जब हम जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पे चीजों को देखेंगे कि राज्य पुनर्गठन कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या क्या आइडियाज थे, किसके किसके कितने आइडियाज थे, वो सारी चीजों को, कौन कौन से ऐसे कमीशन बनाए गए थे, है ना, धर कमीशन क्या था, फजल अली आयोग क्या था, है ना, सारी कमेटीज के बारे में स्टडी करेंगे, कमेटीज में कौन कौन से मेंबर थे, किन किन मेंबर्स को क्या क्या रोल दिया गया था, वो सारी चीज़ों के बारे में हम जब इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो चीजें वहां पर अच्छे से और क्लियर करेंगे। अब कुछ पुस्तकें हैं, इनकी पुस्तकों के बारे में देखना है। नोट, तिलक ने 1908 से जो 14 तक जेल में रहते हैं मांडे जेल के दौरान गीता रहस्य तथा द आर्किटिक ऑफ होम वेदास द आर्किटिक ऑफ होम ऑफ द वेदास नामक दो प्रसिद्ध लिखी ग्रंथ इन्होंने लिखा। अब गीता रहस्य जो इन्होंने लिखा, इसमें तिलक के दार्शनिक विचार आपको दिखाई पड़ेंगे, दार्शनिक विचार या फिलोसॉफिकल आइडियाज या नीति शास्त्रात्मक विचार, इसको इथिकल आइडियाज आपको गीता रहस्य में ही आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, गीता रहस्य ऐसी पुस्तक है, ये द आर्किटिक ऑफ होम वेदास जो इनकी बुक है, ये जेल में ही लिखी गई। ठीक है, खास करके मांडले जेल में। अब इनकी पहली बुक है जो द ओरियन, जो 1887 में लिखी गई। 1897 में कारावास के दौरान इस अन्वेषणात्मक ग्रंथ की रचना इन्होंने की। द ओरियन ग्रंथ में ज्योतिष के माध्यम से तिलक ने यह सिद्ध किया कि ऋग्वेद के कतिपय मंत्र आज से 6500 वर्ष पूर्व रचे गए। ठीक है, द ओरियन ग्रंथ की ब्लूमफील्ड और मैक्स मूलर ने प्रशंसा की है, क्योंकि अब ऐसा माना जाता है कि इसी पुस्तक में द ओरियन में इन्होंने जो है आर्यों के बारे में बताया कि आर्य कहाँ से आए थे, कैसे थे। ठीक है, मैक्स मूलर वगैरह जो समाजशास्त्री थे, इन्होंने जो है इस पुस्तक की प्रशंसा की है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एक डाउट है कि 1897 में और 1887 में, ठीक है, अब ये बुक कब लिखी गई, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, नेट पे सर्च कीजिएगा, अदरवाइज मैं इसको करेक्ट कर दूंगा चेक करके। द ओरियन, मुझे ओपी गावा में 1887 ही मिला है। ठीक है, मैं एक बार चेक करके बताऊंगा इसको, या इसको करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, फिर इनकी अगली पुस्तकें हैं। दूसरी पुस्तक है वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष। इस रचना में ज्योतिष के द्वारा तिलक ने सिद्ध किया कि ऋग्वेद का काल जो है ईसा पूर्व से, यानी ईसा मसीह के जन्म से 4000 साल पहले का ऋग्वेद का काल माना जाता है। इनकी तीसरी बुक है द आर्किटिक होम इन द वेदास, जो 1915 में पब्लिश हुई। इस पुस्तक में तिलक ने आर्यों का मूल स्थान या आर्यों का मूल निवास या स्थान आर्कटिक यानी उत्तरी ध्रुव को बताया है। वारेन ने तिलक की उत्तरी ध्रुव सिद्धांत की जो है प्रशंसा की है। इन दिस बुक तिलक हैज सेड दैट द ओरिजिनल प्लेस ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ आर्यंस वाज आर्कटिक इन ए नॉर्थ पोल। वारेन हैज प्रेज तिलक नॉर्थ पोल थियरी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये सब इतिहास का विषय है कि आर्य कहाँ से आए थे, आर्यों का मूल स्थान क्या था, है ना। इस पर बहुत सारा विवाद है। बहुत सारे थिंकर्स कहते हैं आर्य जो थे ईरान से आए थे, कुछ कहते हैं आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था। तिलक जैसे विचारकों ने कहा कि आर्य जो थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे, है ना। ये सारे अलग अलग आइडियाज हैं, तो इन पर बहुत ज्यादा आपको माथापच्ची नहीं करनी। तिलक ने बोला है कि आर्य जो थे वो उत्तरी ध्रुवों से आए थे, उत्तरी ध्रुव की तरफ से आए थे। ठीक है, चलिए इनकी जो अगली फेमस बुक है गीता रहस्य, या इसको कर्मयोग शास्त्र भी हम कहते हैं, जो 1915 में पब्लिश हुई। यह मूलतः मराठी भाषा में लिखी गई रचना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें निवृत्ति मार्ग के स्थान पर प्रवृत्ति मार्ग व कर्मयोग पर बल दिया गया है। तिलक के गीता रहस्य पर ग्रीन की पुस्तक प्रोलेमेगिना टू एथिक्स का प्रभाव था। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि गीता रहस्य जो है ये नीति शास्त्र पर लिखी गई पुस्तक है, नीति शास्त्र। ठीक है, ये एथिक्स पर लिखी गई पुस्तक है। इसमें आपको एथिकल आइडियाज मिलेंगे, इसमें आपको तिलक के दार्शनिक विचार भी दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, जो कि ग्रीन की पुस्तक प्रोलेगोमेना टू एथिक्स से प्रभावित होकर के लिखी गई है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान में रखिएगा। इस पुस्तक में क्या है, इसमें पूर्वी व पश्चिमी नीति शास्त्रीय और तत्व मीमांसी सिद्धांतों का भी समन्वय है। इसमें पूरब की जो नीति शास्त्रीय परंपरा है उसका भी समन्वय दिखाई पड़ेगा, साथ में जो पश्चिमी आदर्शवाद है, पश्चिमी जो नीति शास्त्र है उसका भी समन्वय आपको दिखाई पड़ेगा। तो पूरब और पश्चिमी यानी कि कुछ तत्व तो आपको ग्रीन या पश्चिमी विचारकों के आदर्शवाद का समन्वय दिखाई पड़ेगा, प्लस भारतीय आदर्शवाद के क्या विचार हैं, इस पुस्तक में आपको पश्चिमी और पूर्वी दोनों आदर्शवाद के समन्वय दिखाई पड़ेंगे। तो गीता रहस्य जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, जो कि मराठी भाषा या मराठी लैंग्वेज में लिखी गई पुस्तक है। तिलक द्वारा वर्णित कर्मयोग जीवन, नैतिकता तथा कर्म का समुचित दर्शन इसमें दिखाया गया है। इसमें उपनिषद व गीता में वर्णित अद्वैतवाद तथा कर्म सिद्धांत का सामाजिक आदर्शवाद
लोकतांत्रिक नैतिकता तथा गतिशील मानववाद जैसे आधुनिक सिद्धांतों के साथ इसमें समन्वय किया गया है। इसमें कांट का कर्तव्य के लिए कर्तव्य तथा ग्रीन द्वारा प्रतिपादित नैतिकता का भी समावेश आपको दिखाई पड़ेगा। तो इस पुस्तक में कांट की नैतिकता और ग्रीन का जो आदर्शवाद है, दोनों के लक्षण, दोनों के विचार आपको इस पुस्तक में गीता रहस्य में दिखाई पड़ेंगे। महाकवि दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर का आपने कभी पढ़ा होगा हिंदी, तो रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि गीता एक बार भगवान श्री कृष्ण के मुख से कही गई थी और दूसरी बार उसका सच्चा जो व्याख्यान या एक्सप्लेनेशन किया गया है वो तिलक ने किया है। ऐसा जो है महाकवि या महाकवि दिनकर जी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे कोटेशंस, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, समझना है, चीजों को रटने का प्रयास आप ना करें। जितना बेहतर हो सके आप बार बार रिवाइज करें चीजों को, और जब आप रटेंगे तो आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन सी फीलिंग आएगी कि यार हमें एक पेज आज रटना है, तो आप रट नहीं पाएंगे किसी भी चीज को। आप जब बार बार स्टडी करेंगे, बार बार चीजों को रिवाइज करते रहेंगे, तो दिमाग में चीजें अपने आप बैठ जाएंगी और चीजें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर हो पाएंगी। गीता रहस्य, इसको कर्मयोग शास्त्र भी कहा जाता है, जो 1915 में पब्लिश होती है। दिस इज अ वर्क रिटन इन अ मराठी लैंग्वेज, जो आपको मराठी भाषा में देखने को मिलेगी। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इथिकल एंड फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल। तो आपको इसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी और ईस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, दोनों चीजों की जो एथिकल चीजें हैं, जो नैतिक चीजें हैं, वो आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिखाई पड़ेगा। खास करके तिलक जो गीता रहस्य है वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीन्स की एक पुस्तक है प्रोलेगोमेना टू एथिक्स, इससे प्रभावित होकर के लिखी गई है गीता रहस्य। ठीक है, इट ऑल्सो हैज कांट ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक एंड द एथिक्स प्रोपाउंडेड बाय द ग्रीन। अब आपको कांट की जो नैतिकता है और ग्रीन का जो आदर्शवाद है, ठीक है, कांट की जो एथिकल चीजें हैं वो और ग्रीन का जो आइडियलिज्म है, दोनों चीजें आपको यहां पर दिखाई देंगी। द ग्रेट पोएट दिनकर हैज सेड गीता वाज टोल्ड वंस फ्रॉम द माउथ ऑफ अ लॉर्ड श्री कृष्णा, द सेकेंड टाइम इट इज ट्रू नरेशन वाज द डन बाय तिलक। तो पहली बार जो है श्री कृष्ण भगवान ने अपने मुख से इसको बोला था, एंड सेकेंड नरेशन जो इसका वर्णन किया है दूसरी बार तिलक ने बहुत ही बेहतर तरीके से किया है। तो ऐसा रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं। अब देखते हैं तिलक के तत्वशास्त्री या धार्मिक विचारों का क्या इनके विचार हैं तत्वशास्त्र के ऊपर, या तिलक फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस जो इनके व्यूज हैं। ठीक है, अब इनके दार्शनिक विचार क्या हैं, इनके फिलोसॉफिकल आइडियाज क्या हैं, इनके धार्मिक या रिलीजियस आइडियाज क्या हैं, इसके बारे में एक करके यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तिलक का अद्वैतवाद या अद्वैत दर्शन में विश्वास था, साथ के साथ ये धार्मिक भक्ति के लिए व्यक्ति ईश्वर की धारणा को स्वीकार करते हैं। ठीक है, व्यक्ति की ईश्वर की धारणा के लिए स्वीकार करते हैं। ये कहते हैं कि व्यक्ति को ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, ईश्वर की भक्ति भावना करनी चाहिए, क्योंकि ये इनके जो विचार हैं वो दर्शन शास्त्र से प्रभावित हैं। खास करके एथिक्स का प्रभाव इनके दर्शन में या इनके विचारों में आपको दिखाई पड़ेगा। 1901 में कलकत्ता में हिंदू धर्म पर एक भाषण में इन्होंने कहा कि वास्तविक दृष्टि से धर्म में ईश्वर तथा आत्मा के स्वरूप का ज्ञान तथा मनुष्य द्वारा मोक्ष की प्राप्ति के साधन जो हैं सम्मिलित हैं। तो इन्होंने धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है और इन्होंने कहा कि धर्म में आपको ईश्वर की आत्मा और मनुष्य का ज्ञान, दोनों चीज़ों का समन्वय आपको दिखाई पड़ेगा। अगर आप धर्म का पालन करेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी। तिलक बिलीव्ड इन अद्वैत फिलॉसफी, पीपल एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ गॉड फॉर अ रिलीजियस डिवोशन। In a speech on Hinduism in Calcutta in 1901, he said that religious in the true sense includes knowledge of the nature of God and soul and the means by which man can attain the salvation। तो ये कह रहे हैं कि आप अगर रिलीजियस को ट्रूली फॉलो करेंगे तो आप जो है गॉड को भी पा सकते हैं एंड आपको सॉल्वेशन भी मिल सकती है। अवतारवाद में तिलक का विश्वास था, यानी जो अवतारवाद यानी जो ईश्वर ने अवतार लिया, चाहे वो कृष्ण अवतार चाहे राम अवतार, है ना, जिस भी अवतार में भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया है या अवतार लिया है उसमें इन्होंने विश्वास किया है, या कह लें मूर्ति पूजा में इनका या अवतारवाद में विश्वास था। उन्होंने कृष्ण को ईश्वर का अवतार माना है। तिलक का जो मेन बिलीव है वो कृष्ण के अंदर है, क्योंकि ये गीता से बहुत ज़्यादा
प्रभावित हैं। उनकी कृति जो गीता रहस्य है श्री कृष्ण को समर्पित है। तिलक ने एक भाषण में कहा कि सनातन धर्म एक बात का द्योतक है कि हमारा धर्म उतना ही प्राचीन है जितनी कि स्वयं मानव जाति। वैदिक धर्म प्रारंभ से ही आर्य जाति का धर्म था। तो ये धर्म के संबंध में सनातन धर्म के समर्थक कट्टर समर्थक हैं। साथ के साथ ये कह रहे हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है ये उतना ही प्राचीन धर्म है जितने की वैदिक संस्कृति प्राचीन है, जितना कि मानव का जीवन प्राचीन है। ठीक है, तो अब इन्होंने जो गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी, ये पुस्तक इन्होंने किसको समर्पित किया है? तो भगवान श्री कृष्ण को इन्होंने समर्पित किया है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तिलक बिलीव्ड इन अ इनकारनेशन, ही कंसीडर्ड कृष्णा टू बी द इनकारनेशन ऑफ अ गॉड। अब इन्होंने कृष्ण को भगवान का अवतार माना है, गॉड का इनकारनेशन माना है। हिज वर्क गीता रहस्य he dedicated to Sri Krishna. In his speech, Tilak said that Sanatan Dharma signifies one thing, that our religion is as ancient as the human race itself. Vedic religion was the religion of the Aryan race from the very beginning. तो ये कह रहे हैं वैदिक रिलीजन उतना ही पुराना है जितना कि हमारा सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म ही मानव जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। जब से मानव जीवन की, ह्यूमन बीइंग की जब से शुरुआत होती है, तब से सनातन धर्म जो है हमारा एग्जिस्टेंस में है, तब से ही ये अस्तित्व में है। उनके मत में धर्म क्या है? राष्ट्रीयता का एक तत्व है। ठीक है, धर्म का मतलब क्या है? राष्ट्रवाद की भावना, यह राष्ट्रीयता का एक तत्व। तिलक का मत है कि आधुनिक विज्ञान हिंदुओं के प्राचीन ज्ञान को प्रमाणित कर रहा है। तिलक के मत में हिंदू वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। अब यही पे चीजें आपको, जब सावरकर आप पढ़ते हैं तो सावरकर के विचार में हिंदू कौन थे, है ना? तो सावरकर ने कहा कि सिंधु नदी के इस पार से लेकर जो इस भूमि में रक्त संबंध से जुड़े हुए हैं, जिनके माता पिता जो इस भूमि पे बसे हैं, वे सभी क्या हैं? हिंदू हैं। तो अब तिलक के विचार और सावरकर के विचार थोड़े से हिंदुत्व को लेकर के अलग हैं। जहां पर तिलक के मत में हिंदू वे हैं जो वेदों के प्रामाणिकता को मानते हैं। ठीक है, जो वेदों को नहीं मानते वे हिंदू नहीं है। हिंदू वेदों, स्मृतियों, पुराणों के आदेश के अनुसार ही काम करता है, ऐसा तिलक कहते हैं। In his opinion, religion is an element of our nationalism. Tilak is of the opinion that modern science is proving the ancient knowledge of Hindus. तो अब तिलक कहते हैं कि जो साइंस है हमारा, ठीक है, जो मॉडर्न साइंस है, ये हमारे वैदिक ग्रंथों को, ये हमारे वैदिक लिटरेचर को आज प्रूव करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इन तिलक्स ओपिनियन, हिंदूज आर दोज हु आर एक्सेप्ट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वेदास। तो हिंदू वे हैं जो वेदास की ऑथेंटिसिटी को एक्सेप्ट करते हैं, उनको तिलक ने हिंदू माना है। हिंदूज वर्क अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ वेदास, स्मृति एंड पुराण्स। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हिंदू के वे कार्य होते हैं जो व्यक्ति वेदों के अकॉर्डिंग, स्मृतियों के अकॉर्डिंग या पुराण के अकॉर्डिंग काम करता है, वही व्यक्ति क्या है? हिंदू है। ठीक है, इस तरीके से आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इनके राष्ट्रवाद का विचार क्या है, नेशनलिज्म का विचार, ठीक है, धर्म के ऊपर इनके क्या विचार हैं, और भी जो चीजें एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी साथ के साथ उसको देखेंगे। प्लस जब हम एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू को देखते हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी आगे, ठीक है, लगभग हम 10 से 15 क्वेश्चंस करेंगे। तो उनमें 10 से 15 क्वेश्चन जो हम करेंगे उसमें हम कुछ एक्सप्लेनेशन को भी ऐड करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऐड इसलिए मैं करता हूं क्योंकि जो चीजें हमारी पीपीटी में रह जाती हैं, जो चीजें स्लाइड्स में छूट गई हैं, है ना, वैसे कोशिश रहती है कोई भी चीज छूटने ना पाए, स्लाइड्स में ही कवर हो जाए सारी। लेकिन हो सकता है कि जो चीजें हमें नहीं मिलती हैं, जो एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, अलग से जब क्वेश्चन बनाने के बाद हमें मिलता है तो उसको हम ऐड कर लेते हैं, जिससे कि आपका एक कंप्लीट टॉपिक कवर हो जाता है, आपको कहीं फिर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, वो अलग बात है कि भाई एग्जाम में मैं ये दावा नहीं करता कि सारा मेरा पढ़ाया हुआ एग्जाम में आएगा, लेकिन मोस्टली चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और कोई भी टीचर ये नहीं कह सकता कि भाई वो जो पढ़ाता है वही एग्जाम में आएगा, है ना। जो ये कहता है वो इसका मतलब वो बेवकूफ़ है, क्योंकि अगर उसका पढ़ाया हुआ हर चीज़ एग्जाम में आ रहा है तो फिर वो तो इसका मतलब है भगवान है फिर वो, है ना। तो वो चीज़ आप अपने ध्यान से, अपने मन से निकाल दीजिए कि जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं वही सारा एग्जाम में आएगा, लेकिन मोस्टली चीज़ें एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगी। अगर यहाँ से नहीं पूछेगा तो पूछेगा कहाँ से, ये भी क्वेश्चन बनता है,
है ना। तो मोस्टली चीज़ें यहाँ पर आपको कवर करा दी जाएंगी, बस चीज़ें आप कितना रिवाइज कर पाते हैं, कितना आप चीज़ों को अटेन कर पाते हैं, कितना चीज़ों को रिटेन कर पाते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप बार बार रिविजन करते रहिए। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।